देखो बालकों, आज का अपना बिंदु है समाजवाद के प्रमुख तत्व। आपने पीछे पढ़ लिया है समाजवाद के बारे में। समाजवाद क्या है? समाजवाद का अर्थ आपको बताया गया था कि समाजवाद का अर्थ है शोषण रहित समतामूलक समाज या राज्य की स्थापना करना। मैंने आपको ये भी बताया था कि समाजवाद का अर्थ लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। अर्थात वह धारणा या वह विचारधारा जो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहती है, समाजवाद कहलाती है। अब समाजवाद के प्रमुख जो तत्व है उनमें यहाँ पर आपके दिए गए लक्षण क्या है इसकी। तो लक्षणों में देखो, आपके जो लक्षण है इसके 10 लक्षण दिए गए यहाँ पर। इनमें आपके प्रश्न पूछा जाता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आज तक की परीक्षाओं में हर बार इनमें से आया है। प्रश्न बनता है जैसे इसके बारे में पूछ लिया कि समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी है, सिद्ध कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो आपके जो है उसका उत्तर देना होगा आपको। इसी प्रकार जनतांत्रिक व्यवस्था है दूसरा इसमें है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, इसका ये दूसरा तत्व है। अब प्रश्न कैसे बनेगा कि समाजवाद जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है, सिद्ध कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 नंबर के इसमें से आएंगे। 10 पॉइंट है, 10 में से कोई प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद करना है, देखना है, समझना है। तो देखो, पहला है पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी है। तो देखो, आपके समाजवादी विचारक है पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधाराओं का समान रूप से विरोध करते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करती है। यानी निजी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कितना ही उत्पादन करे और उस उत्पादन का वो कितना ही उपभोग करे या उसका मालिकाना हक उसी का होता है। कहने का मतलब ये हुआ, उस पर समाज का अधिकार नहीं होता है इस विचारधारा में। और साम्यवादी व्यवस्था है वो क्या करती है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करती बल्कि सार्वजनिक स्वामित्व को स्वीकार करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक जो व्यवस्था है, राज्य है या जनता है, उसका अधिकार मानती है। यहाँ पर निजी संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता है, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जो भी संपत्ति है, जो भी साधन है, वो सभी के होते हैं और सभी के हित के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसी एक के हित के लिए उपयोग नहीं किया जाता, एक के लाभ के लिए उपयोग नहीं होता, समाज के लाभ के लिए इस व्यवस्था में संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो पूंजीवाद वह विचारधारा जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करती है। साम्यवाद वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्वीकार किया जाता है या सार्वजनिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है। तो ये दोनों ही विचारधारा हैं। इन दोनों ही विचारधाराओं को जो आपके समाजवाद विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो, आपके समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद असमानता और शोषण पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है, समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। इसमें अमीरी और गरीबी वाली 2 वर्ग बन जाते हैं पूंजीवाद में। एक वर्ग अमीर होता है, दूसरा गरीब है। और ऐसी व्यवस्था कभी भी देखो आपकी जनता के कल्याण के लिए लाभदायक नहीं होती है, जनता के लिए कल्याणकारी नहीं होती है, जनता के हित में नहीं होती है। क्योंकि इसमें एक वर्ग द्वारा नहीं, पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धन या गरीब वर्ग का, मजदूरों का शोषण किया जाता है। इसलिए समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। और जिस प्रकार समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, उतना ही वो जो है आपके साम्यवाद का भी विरोध करता है। साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता का विरोध करता है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा में धर्म और नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया जाता। दूसरी बात, साम्यवाद जो है आपकी वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा पर में विश्वास रखता है। किसमें? संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष, जिसका मतलब, इसका वर्ग संघर्ष का मतलब होता है अमीरों और गरीबों में संघर्ष स्थापित करना चाहता है, पूंजीपतियों में और मजदूरों में जो आपके संघर्ष स्थापित करना चाहता है। दूसरी ओर हिंसक क्रांति, अर्थात साम्यवाद इस बात पर बल देता है कि मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए और पूंजीपतियों को समाप्त करके साम्यवादी समाज की स्थापना करने पर यह बल देता है। इस कारण इस विचारधारा में जो है आपके समाजवाद विश्वास नहीं करता। तीसरी बात यह है कि आपकी जो साम्यवादी व्यवस्था है
वो नैतिकता और धर्म का विरोध करने के साथ साथ वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति पर तो बल देती है, साथ में इसके अंतर्गत अधिनायकवाद को भी अपनाया गया है। अधिनायकवाद का मतलब होता है तानाशाही शासन व्यवस्था, अर्थात ये क्या करती है, आपके सरवारा वर्ग के तानाशाही या सरवारा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन करती है साम्यवादी व्यवस्था। इसलिए इसको क्या माना जाता है, आपके प्रजातंत्र के विरोध में मानता है, और प्रजातंत्र के विरोध या लोकतंत्र के विरोध होने तथा जनता के अहित में होने के कारण प्रजातांत्रिक समाजवाद ऐसी विचारधारा को मानवीय जीवन के लिए हितकर कभी भी नहीं मानता। अर्थात साम्यवादी व्यवस्था को इसमें दोष होने के कारण समाजवाद मानवीय हित में नहीं मानता है, और इसी कारण समाजवाद साम्यवाद को अपना प्रथम शत्रु मानता है। कौन सा शत्रु मानता है? प्रथम शत्रु मानता है, और इसे नवीन साम्राज्यवाद का यंत्र कह करके इसकी भर्त्सना करता है, आलोचना करता है। नवीन साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने शासन को दूसरे क्षेत्रों में फैलाना या दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार कर लेना। यानी भारत पर इंग्लैंड का जो शासन था वो साम्राज्यवाद का ही उदाहरण है आपके। फिर है जनतंत्र, आपके जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास। तो देखो आपके समाजवाद जनतांत्रिक व्यवस्था में भी विश्वास रखता है। जनतांत्रिक जो समाजवाद है वो सर्वाधिकारवाद के कोई भी रूप हो। सर्वाधिकारवाद का मतलब होता है तानाशाही शासन है, चाहे आपके राजतंत्र हो, आपके कुलीन तंत्र हो या अधिनायक तंत्र हो, ऐसे शासन के जो भी रूप है आपके वो सभी आप क्या कहलाते हैं, सर्वाधिकारवादी कहलाते हैं। और इन सभी रूपों का जो है आपकी वो विरोध करता है। और क्यों करता है? क्योंकि तानाशाही जो ये व्यवस्था है, इसमें तानाशाही का मतलब हो गया कि सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास में या एक ही वर्ग के पास में होती है, जो जनता के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होती है। इसलिए इसका विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसी व्यवस्था में मानवीय जो व्यक्तित्व है, मानव की जो स्वतंत्रता है, मानव की जो गरिमा है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जबकि समाजवाद जो है आपके समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र के पूरक के रूप में अपनाता है। अर्थात समाजवाद समाजवादी व्यवस्था पर बल देता है, और समाजवादी व्यवस्था एक प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के मार्ग को अपना करके समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। जैसा कि आपके समाजवादी व्यवस्था के बारे में आपके लिखा है किसने? नॉर्मन थॉम्स ने लिखा है। क्या लिखा है? कि समाजवाद प्रजातंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। यानी समाजवादी व्यवस्था को हम अगर राज्य में अपनाते हैं तो इसका मतलब हमने प्रजातंत्र को ही प्राप्त कर लिया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद देखो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तन प्रजातांत्रिक तरीके से ही चाहता है, क्रांति के तरीके से नहीं चाहता है। प्रजातांत्रिक यानी शांतिपूर्ण और सबके सहयोग से जो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने चाहिए, इस बात पर प्रजातांत्रिक समाजवाद बल देता है। समाजवाद को ही प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा गया है यहाँ पर। फिर है तीसरी आपके प्रजातांत्रिक समाजवाद या समाजवाद की विशेषता, लक्षण है। तीसरा लक्षण यह है कि मानवता में विश्वास। समाजवाद आपके मानवता में विश्वास करता है, और मानवता में विश्वास करने वाली विचारधारा है। देखो पूंजीवाद है, साम्यवाद है, दोनों ही विचारधाराएं मानव को एक आर्थिक प्राणी मानती है। क्या मानती है? मानव को एक आर्थिक प्राणी मानती है कि मानव केवल उत्पादन का साधन है। किंतु समाजवाद मानव को नैतिक प्राणी मानता है। क्या मानता है? नैतिक प्राणी मानता है। देखो मानव के बारे में पूंजीवाद की धारणा है कि व्यक्ति केवल लाभ या दंड के भय से ही क्रियाशील रहता है। किसके भय से? लाभ या दंड के भय से ही काम करता है। क्रियाशील होने का मतलब है काम करता है। और इसी धारणा पर जो है आपके पूंजीवाद मनुष्य से कार्य कराना चाहता है। जबकि दूसरी ओर साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद की मान्यता है कि हिंसा है, भय है, आतंक है, ऐसी जो अमानवीय तत्व है, उन अमानवीय तत्वों के आधार पर ही कोई व्यक्ति कार्य करता है या व्यक्ति से कार्य करवाया जा सकता है। किंतु देखो मनुष्य एक आर्थिक या भौतिक प्राणी नहीं है, अपितु वह एक नैतिक प्राणी है। अर्थात उसमें नैतिकता होती है। नैतिकता का मतलब नैतिक नियम, जो नैतिक नियमों का पालन करता है, जैसे दया है, करुणा है, सहयोग है ना। ये जो हम समाज में रह करके जिन नियमों का पालन करते हैं, जिनको
हम समाज में अपने दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में लेते हैं, वही नैतिकता है हमारी। तो इस प्रकार एक नैतिक प्राणी है व्यक्ति, इसलिए वह केवल भौतिक विचारों से ही नहीं वरन आदर्शों और आशाओं से भी प्रभावित होता है। यानी हमारे ऊपर केवल भौतिक जो तत्व है उनका ही प्रभाव नहीं पड़ता, लाभ या हानि का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हमारे कुछ आदर्श होते हैं, कुछ हमारी आशाएं होती है, और उन आशाओं से भी हम प्रभावित होकर के कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमें इन आशाओं और किनसे आदर्शों से प्रभावित होकर के हम सहयोग है, सामाजिकता है, भाईचारे की भावना है, उनके आधार पर कार्य करते हैं। समाजवादी जो है आपके इस मानवीय प्रकृति में मानव को एक आशावादी मानते हैं, अर्थात समाजवादियों की धारणा है कि मानव आशावादी प्रकृति का है और उसके नैतिक विकास पर बल देते हैं कि मनुष्य की नैतिकता का विकास होना चाहिए, मनुष्य का नैतिक विकास होना चाहिए, और जितना नैतिक विकास होगा उतना ही जो है आपके आपसी सहयोग और उसके कार्य में वृद्धि होगी, वो ज्यादा क्रियाशील रहेगा। चौथा जो इसका आपके लक्षण है वो है आपके आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का समर्थन है, कि समाजवाद जो है आपके व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है। देखो आपके समाजवाद का विचार है कि संपूर्ण सामाजिक जो व्यवस्था है हमारी वो धर्म और नैतिकता पर टिकी हुई है। अगर धर्म और नैतिकता के इस आधार को ढहा दिया जाएगा तो संपूर्ण व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, हमारी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए धर्म और नैतिकता पर बल देता है। लेकिन देखो यहाँ पर समाजवाद का जो धर्म और नैतिकता से आशय है वो कर्मकांड है, आडंबर है, इनसे नहीं है। कर्मकांड और आडंबरों से जो है आपके धर्म और नैतिकता का आशय नहीं है समाजवादियों का, बल्कि समाजवाद का धर्म और नैतिकता से आशय मानवता को गरिमा देने से है, मानवता को सम्मान देने से है, मानवता का सहयोग करने से है। इसके अतिरिक्त आपके लोकतांत्रिक समाजवाद अपने आप को किसी एक विशेष धर्म से भी नहीं जोड़ता है। अगर हम धर्म और नैतिकता की बात करें तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि समाजवाद अपने को किसी एक धर्म से जोड़ता है, नहीं, वो सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिपादित जो आध्यात्मिक नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों से अपने आप को जोड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समाजवाद धर्म और नैतिकता का समर्थन करता है, और साथ में जो है आपके धर्म और नैतिकता के वे सभी मूल्य चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उन सभी मूल्यों को क्या करता है, मानव विकास के लिए अपनाना चाहता है, मानव हित के लिए अपनाना चाहता है। फिर आपके वर्ग संघर्ष के विरुद्ध देखो आपके साम्यवाद है, उसमें आपके साम्यवाद कह सकते हैं, या कार्ल मार्क्स का जो आपके मार्क्सवाद है उसको कह सकते हैं। अगले अध्याय में आपको वर्ग संघर्ष है, साम्यवाद है, इसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। तो वर्ग संघर्ष आपके जो धारणा है वो मार्क्सवाद की है। इसमें पूंजीपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष की बात मार्क्स करता है कि हमेशा से ही जो आपके पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष रहा है, और इसी संघर्ष को उसने वर्ग संघर्ष कहा है। तो यहाँ पर समाजवाद वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है। समाजवाद देखो आपके समाज में पूंजीपतियों और श्रमिकों के दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपतियों का वर्ग है और दूसरा आपके श्रमिकों का वर्ग है। ये दोनों अस्तित्व में होते हैं, अर्थात समाज में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें वर्ग संघर्ष को नहीं मानता। समाजवाद वर्ग संघर्ष को नहीं मानता, वो क्या करता है, आपके सहयोग पर बल देता है कि पूंजीपतियों में और श्रमिकों में सहयोग को बढ़ावा देकर के दोनों में क्या किया जा सकता है, सामंजस्य किया जा सकता है, इस बात पर बल देता है। देखो आगे वर्ग संघर्ष की भावना क्या करती है, आपके हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है। जब समाज में ये बात कही जाए विचारकों द्वारा कि जो है, जैसे मार्क्स ने कहा है कि समाज में हमेशा पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है और समाज में दो वर्ग होते हैं और इनमें जो है आपके हमेशा संघर्ष पाया जाता है, ऐसी धारणा क्या करती है, वास्तव में समाज के पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग है उनमें हिंसात्मक वातावरण का निर्माण करती है, और उससे दोनों के बीच में अगर संघर्ष नहीं है तो भी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो समाजवाद ऐसे वातावरण को स्थापित नहीं करना चाहता, इसलिए समाजवाद जो है इस धारणा पर बल नहीं देता। दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण हिंसात्मक वातावरण के साथ साथ हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात औद्योगिक विकास भी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि आए दिन मजदूरों द्वारा हड़ताल करना, तालाबंदी ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई जाती है। इसलिए समाजवाद जो है आपके पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है कि सामंजस्य के द्वारा क्या किया जा सकता है,
दोनों के हितों में जो आपकी कार्य किया जा